राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र यस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों आर्कियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, उनके बारे में हम बात करेंगे। जी दोस्तों, यदि आप भी आर्कियोलॉजी से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट का एग्जाम देने जाए दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मेरा दावा है कि जितने भी सीरीज में वीडियोस बने हैं, यदि आप उनको देखते हैं दोस्तों, तो आपके सभी वीडियो से कोई न कोई प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अपने स्टेटस पर एक बार जरूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों आर्कियोलॉजी से यूजीसी नेट के लिए कोई भी चैनल नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा आपका सहायता और आप लोगों के सहयोग से हम सभी लोगों तक पहुंच पाएंगे, जिससे दोस्तों दूसरे लोगों का भी लाभ हो सके। फिर अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जितनी भी चीजें हम बात करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही हैं। ये सभी क्वेश्चन 2004 से लेके 2020 के बीच के प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दोस्तों दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में आधुनिक मानव का मॉडर्न जो ह्यूमंस है, इसकी प्राचीनतम ओल्डेस्ट एमटी डीएनए का मतलब होता है माइट्रोकांड्रियल डीएनए की तिथि क्या है, डेटिंग क्या है दोस्तों। तो साउथ एशिया में जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, इसकी ओल्डेस्ट माइट्रोकांड्रियल डेटिंग है दोस्तों 50,000 से 70,000 ईसा पूर्व के बीच में। कब से दोस्तों? आज से 50,000 70,000 पहले माइट्रोकांड्रियल डेटिंग है दोस्तों। किसकी? आधुनिक मानव की। किस विधि से? तो माइट्रोकांड्रियल तिथि से, अर्थात माइट्रोकांड्रियल डेटिंग से इसकी कितनी है? 50,000 के 70,000 के बीच में है। ध्यान रखिएगा, ये बात कर रहा है दक्षिण एशिया के मॉडर्न ह्यूमन स्पीसीज की। तो किस विधि से? माइट्रोकांड्रियल। ठीक है, डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनुष्य के डीएनए क्या होते हैं दोस्तों? जिससे कि एक लक्षण जो दूसरे लक्षण माता पिता के संतानों में जाते हैं, वो जीन डीएनए के माध्यम से जाते हैं। खैर, ये माइट्रोकांड्रियल डीएनए भी दोस्तों इसी का एक प्रकार है, जिसमें से आपकी उसकी डेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राचीनतम ज्ञात होमिनिन अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, भारत में जो ये प्राचीनतम ज्ञात होमिनिन अवशेष है, मानव का जो ये जीवाश्म प्राप्त किया गया है, यह प्राप्त किया गया है कहां से दोस्तों? हथनौरा से। क्या दोस्तों? जी हाँ, हथनौरा से। अरुण सोनकिया है दोस्तों, जिनको कि यह मानव अवशेष की प्राप्ति हुई है। ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आपसे ये है, आपसे दो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने इसको बताया भी है कि हथनौरा का यह जो जीवाश्म है, जो अरुण सोनकिया को प्राप्त हुआ है, उन्हें यह जीवाश्म कब, किस ईयर में और कहां से प्राप्त हुआ, ये दोनों आपको हमको कमेंट बॉक्स में तुरंत जाइए और तुरंत बताइए। नहीं पता है तो सर्च कीजिए और फिर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसको बताया हुआ है। तो प्राचीनतम ज्ञात जो मनुष्य का अवशेष है, होमिनी का अवशेष है, यह हथनौरा से मिला है। किसको मिला है? अरुण सोनकिया को मिला है। अगला प्रश्न है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से, अर्थात मेसोलिथिक, वह कौन सा साइट है जहां से हिरण के सिंग से निर्मित, जो डियर होता है, जो हिरण होता है, उसके सिंग से निर्मित मुद्रिकाओं का हार का साक्ष्य प्राप्त है? तो दोस्तों, ये जो हिरण के सिंग से निर्मित जो मुद्रिकाओं का हार का साक्ष्य प्राप्त है, लेकिन शर्त यह है कि वह मध्य पाषाणिक स्थल होना चाहिए, मेसोलिथिक पीरियड का वह साइट होना चाहिए। तो वह है दोस्तों आपका महदहा। ये दोस्तों, महदहा से हमको हिरण के सिंग से निर्मित मुद्रिकाओं के हार बने मिले हैं। कहाँ से? महदहा से। ध्यान रखिएगा, महदहा किस प्रकार का पूरा स्थल है, किस काल से संबंधित है, मैचिंग के लिए भी आता है। एक तरफ आपके पूरा स्थल दे देंगे, दूसरी तरफ आपको उससे संबंधित काल दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, महदहा मध्य पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस आधार पर डेक्कन अर्थात दक्कन का क्षेत्र और मध्य भारत अर्थात जो मिडिल इंडिया जो दोस्तों है, उसमें जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हमको मिलती हैं
चालकोलिथिक जो कल्चर मिलते हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो दक्कन और मध्य भारत में हमको चालकोलिथिक कल्चर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां मिलती हैं, उनके पहचान का आधार है वेयर्स अर्थात फाइंडिंग्स ऑफ पॉटरीज, अर्थात जो भी मृदभांड अर्थात मिट्टी के बने हुए बर्तन की प्राप्ति होती है, तो उन मिट्टी के बने हुए बर्तनों के आकार, प्रकार, स्वरूप, उनके निर्माण की विधि, इन सभी तकनीकों से हम यह ज्ञात कर पाते हैं कि यह जो आपका मृदभांड है यह किस ताम्र पाषाणिक कल्चर से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका जोरवे, कायथा, मालवा, ये जो चीजें हैं यह आपकी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं और सभी संस्कृतियों की अपनी अलग अलग मृदभांडीय विशेषताएं रही हैं। तो ये जो दक्कन और मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की पहचान का आधार है वह है मृदभांड पात्र परंपरा के आधार पर। अगला जो दोस्तों आपके सामने प्रश्न है कि किस पुरा स्थल पर हमको लाल एवं काले रंग के मृदभांड, जिसको हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BRW कह लें या फिर ऐसे कह लें ब्लैक एंड रेड वेयर। और दूसरा है कि गेरुए रंग के मृदभांड मिलते हैं अर्थात जिसको हम लोग OCP बोलते हैं, अकर्ड कलर्ड पॉटरी मिलते हैं, और वह चित्रित धूसर रंग के मृदभांडों के बीच में पाए गए। अब देखिए कहा क्या गया, इस प्रश्नों को ध्यान से समझना है तभी आप समझ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका लाल व काले रंग का मृदभांड है अर्थात ये जो BRW है, ब्लैक एंड रेड वेयर है, यह ब्लैक एंड रेड वेयर OCP और आपके PGW के बीच में मिला है। इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि OCP के नीचे और PGW के ऊपर ये जो BRW है, ब्लैक एंड रेड वेयर है दोस्तों, इसकी प्राप्ति किस पुरा स्थल से की गई है। तो दोस्तों PGW को पेंटेड ग्रेवेयर या फिर चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं और दोस्तों यह पाया गया है अतरंजी खेड़ा से। ये दोस्तों अतरंजी खेड़ा में जो BRW है ये OCP और चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात PGW के बीच में अवस्थित है। दोस्तों हमने आपको जब साइट के नाम, आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम और उनके एक्सकेवेटर के नाम पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि अतरंजी खेड़ा के एक्सकेवेटर कौन है। तो भैया जल्दी से जाएंगे और तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अतरंजी खेड़ा के वर्तमान में उत्खननकर्ता कौन है। देखिए दोस्तों एक भी आलस नहीं करना है कि हम आपसे प्रश्न पूछे और आप नहीं बताएंगे। मेरे भाई लिखेंगे आप, सोचेंगे आप, पढ़ेंगे आप, तो आने वाले एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। नेट की तैयारी कर रहे हो तो आलस मत करिए, नहीं मिल रहा है अभी उत्तर याद नहीं है, खोजिए, सर्च कीजिए, लेकिन उत्तर दीजिए। एक बार उत्तर देंगे तो हो सकता है प्रश्न आए एग्जाम में तो आपको ये रिमाइंड हो जाए कि नहीं आपने उत्तर दिया है, मुझे एक प्रश्न का उत्तर याद है। अगला प्रश्न क्या है कि कार्तिकेय अथवा स्कंद कुमार का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है। तो दोस्तों वह अंकन मिलता है हमको हुविस्क के सिक्कों पे। किसके दोस्तों, हुविस्क को सिक्कों पे, जो कुषाण वंश का शासक है दोस्तों, हमने कुषाण वंश के शासकों के सिक्कों को पढ़ाया था। देखिए मैंने मुद्राओं को बता दिया है, जितने इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी के बुक एंड ऑथर्स मैंने उनको क्लास एक स्पेसिफिक पूरा बता दिया है, आपके जितने साइट एंड एक्सकेवेटर हैं उनको बता दिया है। तो हमने टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, आर्कियोलॉजी UGC नेट का वहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो मेरे भाई हमने वहाँ पे भी बताया था कि कार्तिकेय और स्कंद कुमार का जो अंकन है वो हमें कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर देखने को मिलता है। किसके सिक्कों पर? हुविस्क के सिक्कों पर। अगला प्रश्न है कि ये जो गंगा अवतरण का दृश्य है उसके नीचे बंदर की आकृति बनाई जाती है, यह किस कला की विशेषता है। तो दोस्तों हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी कलाएं थी, जैसे अमरावती कला है, पल्लव कला है, चोलकालीन कला है, तो कई सारी अपनी विशेष कलाएं थी। मथुरा की अपनी कला विशिष्ट शैली है, उसके बाद सारनाथ की अपनी विशिष्ट शैली है, तो गांधार की अपनी विशिष्ट शैली है। ठीक उसी प्रकार जो पल्लव कला थी दोस्तों, पल्लव कला की यह विशेषता थी कि वह जो गंगा अवतरण का दृश्य होता था उस गंगा अवतरण के दृश्य में ये बंदर की आकृति क्या करते थे, बनाते थे। कहाँ यह किसकी विशेषता है? पल्लव आकृति की। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए, हमको ऐसा प्रमाण देखने को मिलता है। कोई 1-2 नहीं कर रहा है, ये महाशय 4-4 अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। देखिए वैसे तो कई लोगों ने किया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर संख्या दे दी है 4, तो एकदम आप आराम से ध्यान में रख सकते हैं। वह शासक था वाकाटक वंश का प्रवरसेन प्रथम। दोस्तों प्रवरसेन प्रथम ने
अश्वमेघ यज्ञ किए थे। वो भी कितने अश्वमेघ यज्ञ किए थे? कुल 4 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के किस मंदिर में राम और सीता की मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं? दोस्तों, खजुराहो का वह मंदिर जिनका निर्माण चंदेलों ने करवाया था। यह यहाँ के निर्माण की शैली नागर शैली में विस्तृत है। यहाँ पर जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हमको टेम्पल देखने को मिलते हैं, हमको मंदिर देखने को मिलते हैं। और उसी मंदिरों में से दोस्तों ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है, इस पार्श्वनाथ मंदिर में दोस्तों हमको राम और सीता की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, पार्श्वनाथ कौन था? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और इनका जन्म स्थान कहाँ पे दोस्तों? तो जन्म स्थान इनका है काशी वाराणसी में। एक और प्रश्न पूछता है कि किस तीर्थंकर ने पंच महाव्रतों का सिद्धांत दिया था? तो वह थे आपके महावीर स्वामी। और जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 जो महाव्रत थे उनका इन्होंने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य आपका जोड़ा है महावीर स्वामी ने, बाकी जो 4 था उसको पार्श्वनाथ ने दिया। अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न अगला क्या है कि जीव वैज्ञानिक मानव जनसंख्या के इतिहास को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मॉलिक्यूल पर विचार करते हैं? तो भैया वे वैज्ञानिक जो कि मानव जनसंख्या को निर्धारित करने के जिन मॉलिक्यूल पर वो निर्धारित करते हैं, जिनके आधार पर वो इस जनसंख्या को निर्धारित करने का कार्य करते हैं कि आज से इतने साल पहले उस समय में कितने लोग निवास कर रहे होंगे। जैसे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में इतने लोग निवास करते रहे होंगे, वैदिक काल में इतनी जनसंख्या रहेगी, तो किस आधार पर लगाते हैं? तो उनका आधार है वाई क्रोमोज और आरएनए के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? सापेक्षित अध्ययन करते हैं इसका, और इसी के अध्ययन से वो पता लगाते हैं कि मानव जनसंख्या उस समय कितनी रही होगी। ध्यान रखिएगा, वाई क्रोमोज और आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों अलग अलग हैं, सो डोंट कंफ्यूज। डीएनए का मतलब डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज स्टैंड फॉर द राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि परवर्ती प्राचीनतम कालीन यूरोप में कौन समकालीन थे? तो दोस्तों ये जो परवर्ती प्राचीनतम कालीन यूरोप में समकालीन थे वह थे होमो सेपियंस और होमो निएंडरथैलेंसिस। जी दोस्तों, होमो सेपियंस और होमो निएंडरथैलेंसिस जो है यह परवर्ती प्राचीनतम काली जो है यह यूरोप में, ध्यान रखिएगा, ये यूरोप में समकालीन थे होमो सेपियंस और होमो निएंडरथैलेंसिस, जो कि मानव के ही दोनों प्रकार हैं और एक दूसरे के समकालिक थे। अगला प्रश्न है कि हमको शिला पर क्यूपुल्स के प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि आपको शिला पर, मान लीजिए एक शिला है, तो यहाँ पर गोल गोल शिला पर पत्थर के उस टुकड़े पर गोल गोल हमको गड्ढे का निशान दिखाई देगा। जैसे आप क्या करिए कि लोहे का गोल सा पिंड रख लीजिए और उसको उस पे पत्थर पर रगड़ते जाइए, तो एक समय आएगा कि गोल सा गड्ढा बन जाएगा, उस पत्थर पर निशान बन जाएगा। तो वो जो निशान है दोस्तों, इसी को क्यूपल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये फेस सरफेस है, जब हम इसको रगड़ेंगे तो हल्का सा इसका अंदर जो उभार हो जाएगा, तो ये जो है इसी को क्यूपल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्यूपल्स है ये हमको इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो एक भीमबेटका में देखने को मिलता है, जहाँ से हमको मध्य पाषाण कालीन चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, और इसके उत्खनन एवं फिर इसके खोज का श्रेय किसे जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो भीमबेटका का खोज एवं उत्खनन का श्रेय जाता है आपके बीएस वाकड़कर को। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो पिता माने जाते हैं वह माने जाते हैं आपके बीएस वाकड़कर। इन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है इनमें अपना इन्होंने सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। उसके अलावा दरकी चट्टान से भी हमको क्यूपुल्स के प्रमाण देखने को मिले। अगला भाई क्वेश्चन क्या है कि किसके लिए धौलावीरा प्रसिद्ध है? भैया तो धौलावीरा कहाँ का पूरा स्थल है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का, और धौलावीरा प्रसिद्ध है वहाँ के वाटर रिजर्वायर के लिए। साथ में प्रसिद्ध है क्योंकि देखिए यहाँ तो प्रश्न कहीं पूछा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि धौलावीरा पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ऐसा नगर है जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। एक था आपका उच्च वर्ग जिसे सिटाडेल कहते हैं,
दूसरा था आपका निम्न वर्ग और तीसरा था आपका मध्यम वर्ग। तो 3 भागों में बटा हुआ था। एकमात्र ऐसा नगर जो कि 3 भागों में बटा था वह है धौलावीरा, उच्च स्थल, निम्न स्थल और मध्य स्थल। और एक चीज और कि मनसर एवं मनहर 2 नदियां हैं जो इसके किनारे से गुजरती हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस धौलावीरा से संबंधित नदियों के नाम, तो मनहर एवं मनसर। एक और कि धौलावीरा से ही हमको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक लिपि से युक्त हमको एक पट्टिका मिलती है, जिसपे कुल 10 अक्षर के ऊपर लिपि के अक्षर है वहां पर अंकित हमको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं, वीरा का मतलब कुआं और धौल का मतलब होता है सफेद। अगला प्रश्न मेरे भाई, और प्रश्न को बताने से पहले मेरे भाई यदि वीडियो लाइक समझ में आ रहे हो तो लाइक भी करिएगा। और एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है कि अपने स्टेटस पे, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके पढ़ने वाले हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए पूरी कोशिश की जाती है। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए आपको क्या कन्फ्यूजन है। हम आपसे कमेंट बॉक्स में जुड़कर और आगे उसी के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि कुषाण नरेशों के 2 देवकुल, अर्थात जहां से हमको राजा की पूजा वाली प्रतिमा के मंदिर प्राप्त हुए वह कहां पर स्थित हैं। तो भैया कुषाण नरेशों के ऐसी मूर्तियां हमें प्राप्त मिली हैं, ऐसी प्रतिमाएं मिली हैं। एक तो मिली है मथुरा से और दूसरा मिली है सुर्खकोटल से। कहां से मिली हैं? सुर्खकोटल से, और दूसरा मथुरा में। अब देखिए कभी कभी ये सुर्खकोटल नहीं देता है, तो ये सुर्खकोटल है कहां पर स्थित वो पूछता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि ये सुर्खकोटल कहां पर स्थित है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। और पिछले अब 2 वर्ष के प्रश्न देखेंगे तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में दिखा हुआ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि पश्चिमी चालुक्य राजाओं में से किसने सर्वप्रथम सोने के बने हुए आहत सिक्के मतलब पंचमार्ग कॉइन चलाए थे। तो दोस्तों वह शासक था जय सिंह द्वितीय और सोमेश्वर द्वारा। जी दोस्तों, जय सिंह द्वितीय और सोमेश्वर पश्चिमी चालुक्य राजा थे और इन्होंने सबसे पहले सोने के बने हुए आहत के सिक्के अर्थात गोल्डन पंचमार्क कॉइन्स चलाए थे। राजा का नाम जय सिंह द्वितीय और सोमेश्वर। अगला प्रश्न भाई कि कौन से संरचनात्मक संकुल चालुक्य से संबंधित है, मतलब वह कौन सी ऐसी स्थापत्य की संरचना है जो कि आपके ऑप्शन के अनुसार वह चालुक्य से संबंधित है। तो भैया ऐहोल का मंदिर और पटकदकल की जो स्थापत्य संरचनाएं हैं इनका निर्माण किसने किया था? चालुक्य राजवंश के अंतर्गत हुआ था। और ऐहोल एक इंस्क्रिप्शन भी है जो कि राजा पुलकेशिन द्वितीय और आपका हर्षवर्धन के बीच के युद्ध की बात करता है। और दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें हमको कालिदास और भैरवी का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कालिदास और भैरवी का उल्लेख हमको इसी ऐहोल इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जिसमें ऐहोल इंस्क्रिप्शन के निर्माणकर्ता जो कि रवि कीर्ति हैं इन्होंने अपनी तुलना उनसे की है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन का निर्माण किसने किया था? तो रवि कीर्ति ने किया था। आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण है, सभी आप लोग नोट पॉइंट करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है कि शिलापिद्धिकर्म में जैन अहर्त का वर्णन करते हुए किन हिंदू देवताओं के विरुद्ध इनका प्रयोग किया गया है। तो वह हिंदू देवताएं दोस्तों ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा और विष्णु का दोस्तों इन देवताओं के विरुद्ध दोस्तों जो शिलापिद्धिकर्म है जो कि संगम काल का संगम लिटरेचर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रचनाकार कौन है आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। उसमें जैन अहर्तों का वर्णन करते हुए इनका ब्रह्मा और विष्णु के विरुद्ध इनका प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न भाई कि जो कैलाशनाथ का मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है, किस को वर्णित है, किस देवता को समर्पित? भैया तो कैलाशनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कैलाशनाथ। तो कैलाशनाथ मतलब कैलाश पर निवास करने वाले नाथ। तो कैलाश पर निवास करते हैं हमारे देवों के देव महादेव अर्थात भोलेनाथ अर्थात भगवान शिव। और भगवान शिव का यह मंदिर कैलाशनाथ मंदिर स्थित है आपके कांची में और इसका निर्माण किया है पल्लव वंश के शासक राजसिम्हा के द्वारा 705 एडी में। दोस्तों ध्यान में रखिएगा राजवंश है पल्लव वंश, शासक का नाम है राजसिम्हा, कहाँ पर स्थित है? कांची में, और मंदिर का नाम है कैलाशनाथ मंदिर और किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित। अगला प्रश्न है देवगढ़ मंदिर से।
तो भैया देवगढ़ मंदिर है आपके यूपी ललितपुर में, यह विष्णु जी को समर्पित है और यह मंदिर है आपके गुप्त काल पीरियड का। ध्यान रखिएगा, यूपी ललितपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो यह ललितपुर देगा या सीधा आपको उत्तर प्रदेश दे देगा। अधिकांश लोग इसको उत्तर प्रदेश से ही याद करते हैं, ललितपुर छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई ललितपुर भी एकदम रट डालिए, खोपड़िया में इसको याद करके चाबी मार के चाबी फेंक दीजिए, ससुरा बाहर न भागने पाए। और अगला प्रश्न भी है, जो शिव मंदिर हमको मिलता है तमिलनाडु का, वह मिलता है तंजौर में। अब निर्माण किसने कराया था ये नहीं बताएंगे, क्योंकि ये छोटे से बच्चों का प्रश्न है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि आपको क्या लगता है किसने निर्माण कराया था। और अंतिम भैया है कि एक लिंग जी मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है और इसका निर्माण कराया था वप्पा राव ने। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ हमने आज के वीडियोस में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनको हमने जाना समझा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसे शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों कोई कंफ्यूजन कोई टॉपिक आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले पहले आपको वो सभी चीज़ें दे दी जाएं। समय एग्जाम में बहुत कम है तो मन लगा के पढ़िए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। खैर रील्स वील्स छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, लग जाइए तन मन धन से, एकदम जी जान लगा दीजिए और निकलेगा क्यों नहीं। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो मिलते हैं ऐसे ही जज्बात और इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।